हेलो गाइस, मूवी सेनपाई की नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जहां आज हम सोलो लेवलिंग के एपिसोड 10 की सभी डिटेल्स पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जूही और जिनवू पार्क में आए हुए थे। जूही कहती है, तुम सच में बहुत ज़्यादा बदल चुके हो जिनवू, और मैं अभी भी वही हूँ। जिनवू कहता है, अभी तक बहुत कुछ हुआ है और सबके लिए एक्सपीरियंस अलग काम करते हैं। जूही कहती है, तुमने सही कहा, मैं हंटर बनने से डरती हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अच्छे से काम कर सकूं, पर इसका रिजल्ट नहीं आया। मेरी रैंक के हिसाब से मुझे ए या फिर बी रैंक या फिर सी रैंक डंजन्स में जाना चाहिए, पर फिर भी मैं डी या ई रैंक में ही काम करती हूँ। पर मुझे खुशी है कि इस वजह से मैं तुमसे मिली, जिसे मैंने बार बार हील किया। पहले तो मुझे गुस्सा आता था, पर तुम किसी न किसी तरह सरवाइव करते रहे। हमने एक बार बाहर जाने का वादा किया था ना। मैं तुम्हें ये वापस दे रही हूँ क्योंकि मैं हंटर की जॉब से रिटायर हो रही हूँ और अपने पेरेंट्स के पास वापस जा रही हूँ। तो अगर तुम कभी भी उस एरिया में आओ तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पर घुमा दूंगी। जिनवू कहता है, मैं अगर वहाँ आऊँगा तो तुम्हें फिर से बाहर ले जाने के लिए इन्वाइट करूँगा। तब जूही गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। तब जिनवू वू के बात को सोच रहा था जिसने उससे कहा था, यकीन नहीं होता तुम जैसे ई रैंक ने कैंग जैसे बी रैंक को मार दिया। वैसे तो तुम रीअवेकनिंग के लिए पहले ही एग्जामिन कर लिए जा चुके हो, पर फिर भी मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, अगर तुम लंबी जिंदगी जीना चाहते हो तो ध्यान रखना। आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? डोंगसुक जिस डंजन में मारा गया था उसमें सिर्फ तुम और एक डी रैंक हरी बचा था, और उसका छोटा भाई हुएंग डोंगसुक तुम दोनों को टारगेट कर रहा है। तो एस रैंक हंटर मेरे पीछे है। तुमने सही कहा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां क्या हुआ था। वो तो बस उन लोगों को ढूंढ रहा है जो बच गए थे, ताकि अपने भाई का बदला ले सके। एस रैंक हंटर के आगे तो कानून भी बेकार है। वो किसी भी कंट्री को बचा या तबाह कर सकते हैं, और अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो एस रैंक वो मॉन्स्टर्स है जिनसे खुद मॉन्स्टर्स भी डरते हैं। तो अगर पॉसिबल हो तो मेरे हिसाब से तुम्हें अपनी फैमिली को लेकर इस कंट्री से निकल जाना चाहिए। यहाँ जिनवू सोचता है, अब जब वो एस रैंक हंटर मेरे पीछे आ रहा है तो मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं मारा जाऊंगा। अगले दिन जिनवू और यो एक गेट के पास जाते हैं, जहां जिनवू अपनी टीम को देखकर हैरान था। यो कहता है, मैंने यहाँ पर उन लोगों को चुना है जो कि हंटर्स तो हैं, पर किसी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इन्हें कोई काम नहीं, को रिक्रूट करने के अगेंस्ट कोई कानून नहीं है। हान कहती है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ बल्कि क्वालिफाइड हंटर हूँ। जिनवू कहता है, तुम हाई स्कूल में पढ़ती हो, और क्या तुम्हारे पास रेड का कोई एक्सपीरियंस भी है? हान कहती है, नहीं। जिनवू पूछता है, क्या तुम ई रैंक हो? हान कहती है, इससे क्या फर्क पड़ता है? जिनवू कहता है, सही कहा, क्योंकि तुम में से कोई अंदर नहीं जा रहा है, सिर्फ मैं और यो ही डंजन को क्लियर करेंगे। तब एक हंटर पूछता है, क्या सच में तुम दोनों इसे क्लियर कर लोगे और हमें बाहर रहने के 3 मिलियन मिलेंगे? यो कहता है, तुमने सही कहा, तुम्हें हर गेट के 3 मिलियन मिलेंगे, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी डील है। तुम्हें लड़ाई भी नहीं करनी पड़ रही, पर तुम्हें एक बात याद रखनी होगी, अगर तुमने हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को भी बताया तो तुम्हें तय अमाउंट से 10 गुना ज़्यादा वापस करना होगा। जिनवू सोचता है, कैंग को हराने के बाद मुझे ये स्टेल्थ स्टोन मिला था, शायद इसे यूज़ करने का वक्त आ चुका है। और जैसे वो उसे तोड़ता है, उसके अंदर स्टेल्थ की पावर आ जाती है, जिससे वो अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता है। तब यो वहाँ तैयार होकर आता है। जिनवू उसे गिराकर कहता है, आखिरकार ये तुम क्या पहनकर आ गए हो? जल्दी से जाओ और इसे उतार कर आओ। यो उसे उतार देता है। गेट के अंदर जाते हुए जिनवू कहता है, तुमने अभी भी इस चीज को सर पर पहन रखा है? यो कहता है, कम से कम ये हेलमेट तो पहनने दो। तब जिनवू उसकी बात मान लेता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। उनकी टीम का एक मेंबर कहता है, क्या ये सच में ये दोनों इस गेट को अकेले क्लियर कर पाएंगे? दूसरा कहता है, हमने तो वार्न किया था, और वैसे भी हमें तो पेमेंट मिल चुकी है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तब एक पर्सन कहता है, एक डी और एक ई रैंक मिलकर सी रैंक डंजन को क्लियर करेंगे। ये दोनों सच में पागल हैं, जिन्हें एहसास नहीं हो रहा कि ये क्या करने जा रहे हैं। यहाँ वो उन दोनों का वेट कर रहे थे। एक पर्सन कहता है, नॉर्मल स्ट्राइक को डंजन क्लियर करने में 2 घंटे लगते हैं, और अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, हमें और वेट करना चाहिए। तभी यो भागते हुए बाहर आ जाता है। तब वो पर्सन कहता है, हाँ, तो ये डर के मारे बाहर आ ही गए, तो शुक्र है ये कम से कम जिंदा तो है। तभी एक पर्सन कहता है, ये भागकर वापस नहीं आए हैं, देखो वो गेट बंद हो रहा है, इसका मतलब इन्होंने बॉस को हरा दिया है। तब वो सभी लोग उन्हें देखकर हैरान थे और सभी क्लूलेस थे। तब वो अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं और जिनवू वहाँ खुद को और भी लेवल अप कर लेता है।
तब वो अगले दिन और भी ज़्यादा गेट्स में जाते हैं जहाँ जिन्वू लेवल तेजी से बढ़ाने लगता है। जिन्वू अपनी टेक्निक से मॉन्स्टर्स को मार देता है। तब यो सोचता है इतने टाइम से इसने ये स्किल छुपा रखी थी, बॉस तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। जिन्वू सोचता है स्टेल्थ स्किल तो वाकई ही कमाल की है, इसे हासिल करने में खुशी तो नहीं हुई थी पर इसे यूज़ करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है। तब हम देखते हैं कि उसकी डैश स्किल लेवल अप हो जाती है और उसे नई स्किल्स भी मिलती है। जिन्वू एक पन से ही मॉन्स्टर को बीच में से फाड़ देता है। वहाँ पर सबको हराने के बाद जिन्वू सोचता है मेरे पास काफ़ी अच्छी स्किल्स आ गई हैं पर इतना मैजिक नहीं है कि मैं इन्हें ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकूँ। लगता है मुझे अपनी इंटेलेक्ट स्किल पर काम करना होगा। जब चीज़ें इतनी स्मूथली जा रही हैं तो मुझे डीमन कैसल जाना चाहिए, पर रुको, अभी बी और ए रैंक के बीच में हूँ। क्या मैं सच में उस डंजन को क्लियर कर पाऊंगा? कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था प्लेयर रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच चुका है और उसे जॉब चेंज क्वेस्ट मिलता है। यहाँ व्हाइट टाइगर गिल्ड में वहाँ के मैनेजर को एक ऑफिशियल सी रैंक गेट्स के बिकने की रिपोर्ट देता है। तब मैनेजर कहता है आखिर वो है कौन जिसे 150 मिलियन में सी रैंक गेट्स को खरीद लिया है। एक स्ट्राइक टीम आई है जो कि मार्केट रेट से डबल प्राइस में सी रैंक गेट्स को परचेज कर रही है और उसका लीडर यो जिनहो है। इसके बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। ये योजिन कंस्ट्रक्शन के प्रेसिडेंट का बेटा है। लगता है कोई अमीर बच्चा हंटर खेल रहा है। पर रुको, संग जिन्वू आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है? वो सोचता है ये नाम तो डबल डंजन के टाइम भी आया था। लगता है यहाँ पर कोई गड़बड़ है। यहाँ जिन्वू और यो एक और गेट को क्लियर करके बाहर आते हैं और वहाँ से अगले गेट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ मैनेजर का साथी कहता है तो आपका मतलब जिन्वू की री अवेकनिंग हुई है, पर आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है? मैनेजर बोलता है पहली बात तो ये वो 3 बार खतरनाक डंजन में फंसा है और हर टाइम बचकर आया है। पहली बार था डबल डंजन, दूसरी बार डोंगसुक की टीम गायब हो गई और तीसरी बार कैंग वाला डंजन जिसमें उसे मार दिया गया। हर बार बहुत लोग मारे गए पर हर बार वो किसी न किसी तरह बच गया और इसका सिर्फ एक ही कंक्लूजन है, उसकी री अवेकनिंग हुई है। आखिरकार हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें अब तक समझ नहीं आया? हम एक पावरफुल हंटर को अपनी साइड करने जा रहे हैं। और तब वो जिन्वू के गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां वो सबको आराम करता देख शॉक थे। हान कहती है आपको यहाँ नहीं आना चाहिए, ये जगह काफ़ी खतरनाक है। मैनेजर कहता है मुझे माफ़ करना, मैं हंटर्स को देखकर थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। ये एक गेट है ना, और क्या इसके इतने करीब रहना ठीक होगा? तो हान कहती है मैं एक हंटर हूँ। तो मैनेजर पूछता है तुम स्ट्राइक टीम का हिस्सा हो? हान हाँ कहती है। तब मैनेजर सोचता है तो जिन्वू इन सबको बाहर छोड़कर अकेले अंदर गया है, तो अगर मैं सही सोच रहा हूँ तो मेरे हाथों एक काफ़ी बड़ी चीज़ लग गई है। मैनेजर और उसका साथी वहाँ से चले जाते हैं और जिन्वू डंजन को क्लियर करके बाहर आता है। तब जिन्वू यो से कहता है कल का शेड्यूल क्या है, क्योंकि कल मुझे थोड़ा काम है तो मैं एक दिन की छुट्टी लेना चाहता हूँ। यो कहता है वैसे तो मैंने बहुत सारे गेट रिजर्व कर रखे थे पर मैं उन्हें कैंसिल कर दूँ। हम ऐसा नहीं कर सकते, इससे काफ़ी पैसे वेस्ट हो जाएंगे। मैं इन्हें 2 दिन तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है तो इन्हें होल्ड करो। तब हम देखते हैं वो मैनेजर अब भी उनकी बातें सुन रहा था। यहाँ एस रैंक चोई को एक सपना आता है जहाँ वो जेजू आइलैंड की आंट्स के बारे में सोच रहा था। वो एक फाइल उठाता है जहाँ जेजू आइलैंड पर हमला करने के लिए एक सीक्रेट प्लान था। यहाँ शाम को मैनेजर जिन्वू से मिलने आता है। कॉफ़ी पीते हुए वो कहता है मुझे यकीन है अपने व्हाइट टाइगर एसोसिएशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। हम लोग हमेशा न्यू टैलेंट को ढूंढते रहते हैं, तो डायरेक्टली कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें ज्वाइन करें और इसके बदले हम आपको योजिन कंस्ट्रक्शन से डबल पैसे देने को तैयार हैं। और सोचता है मैंने जो ऑफ़र अभी इसे दिया है ये सुनकर वो मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक ई रैंक के लिए यह बहुत ज़्यादा है। जिन्वू कहता है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारा हेडक्वार्टर की क्या वैल्यू है? शायद मेरे हिसाब से 50 बिलियन के करीब होगी। तो क्या इसका मतलब तुम मुझे वो हेडक्वार्टर देने वाले हो? मैनेजर कहता है मैं कुछ समझा नहीं। जिन्वू उसे अपना कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और कहता है क्या वो सच में आपको 30 बिलियन दे रहे हैं? ये वही प्राइस है जो योजिन कंस्ट्रक्शन मुझे दे रही है, और अगर आप इसका डबल देना चाहते हो तो आपको वो बिल्डिंग मुझे देनी होगी, और यकीन नहीं होता तो ये लो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लो। मुझे आप पर यकीन है पर ऐसा ऑफर बिना सुपरवाइजर से बात करे मैं नहीं दे सकता। जिन्वू कहता है फिर हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। मैनेजर सोचता है लगता है मैं ज़्यादा ही जल्दबाजी कर दी, मुझे पहले इसके कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लेना चाहिए था। जिन्वू पूछता है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? तब मैनेजर जैसे साइड में मुड़ता है जिन्वू वहाँ से गायब हो चुका था और उसको एक कट देता है।
मैनेजर सोचता है ये तो स्टेल्थ स्किल है, शायद इसलिए ही योजिन कंस्ट्रक्शन इसे इतने ज़्यादा पैसे दे रही है। तब वो कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं आप पर नज़र रख रहा था, पर मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। हमें न्यूली रिक्रूट हंटर्स को ट्रेनिंग देने के लिए डंजन में भेजना था, पर किसी ने पहले ही उन गेट्स को खरीद लिया। इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हुए मैंने आपका नाम वहाँ पढ़ा। जिनवू कहता है मेरे बारे में और कौन कौन जानता है? सिर्फ मैं और मेरा साथी ही। जिनवू कहता है मैं अभी भी लोगों के सामने नहीं आना चाहता, तो अगर लोगों को पता चला मेरे बारे में तो मेरा पहला शक आप पर ही जाएगा। मैनेजर कहता है वैसे तो मुझे ऑर्गेनाइजेशन को एक रिपोर्ट देनी होती है, पर मैं उसके चक्कर में मरना नहीं चाहता और मैं अपने साथी को भी बता दूंगा। जिनवू उसके सामने आता है और कहता है तो आपको अकॉर्डिंग सी रैंक गेट्स को खरीदने के कारण ये प्रॉब्लम आई है ना, पर अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। चलो एक डील करते हैं, मैं अभी के अभी 3 सी रैंक गेट्स को आपको बेच दूंगा। आप उसे खरीद लेंगे तो ट्रेनिंग के लिए 3 गेट्स मिल जाएंगे। मैनेजर पूछता है ठीक है, पर आप उन्हें कितने में बेचोगे? जिनवू कहता है पर गेट 300 मिलियन। मैनेजर बोलता है एक अच्छे दिन में एक गेट कम से कम 200 मिलियन के अराउंड माना क्रिस्टल्स निकाल सकता है, तो क्या आप प्राइस को थोड़ा कम कर सकते हैं? जिनवू मान जाता है और कहता है 3 सी रैंक गेट्स 600 मिलियन में आपके हुए, कल तक पैसे भेज देना। और क्या आप थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद और मुंह खुला रख सकते हैं? तब जिनवू उसके मुंह में हीलिंग पोशन डाल देता है, जिससे उसका कट ठीक हो जाता है। मैनेजर कहता है जब इतना सब दिखा ही दिया है तो मैं मान लूं कि आपको मुझ पर भरोसा है। जिनवू कहता है जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगे तब तक तुम ऐसा समझ सकते हो। जिनवू वहां से चला जाता है और मैनेजर का साथी वहां आकर उससे सब कुछ पूछने लगता है। अगली सुबह यो कहता है बॉस हमें 600 मिलियन आ गए हैं, आखिरकार आपने इन्हें इतने अच्छे प्राइस में कैसे बेचा और आखिरकार किसे? जिनवू कहता है इसे सीक्रेट ही रहने दो। अगले दिन मैनेजर को पता चलता है कि उनके आसपास और सी रैंक गेट्स अपीयर हो गए हैं जो कि काफ़ी कम दामों में मिल रहे हैं। मैनेजर सोचता है मैं सिर्फ उसे यहाँ लाने में ही फेल नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे पागल भी बना दिया है। ये तो खतरनाक बात है। मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रांग हो तो कुछ भी कर सकते हो। तभी उसे जिनवू से मैसेज आता है। मैनेजर कहता है अब समझ आया, ये उसका फेवर है। इस बंदे के साथ सच में पंगा नहीं लेना चाहिए और सोचता है चाहे भले ही इसने मुझे पागल बनाया हो, पर कम से कम मेरे पास इसकी इन्फॉर्मेशन तो आ गई। फिलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है। जिनवू यहाँ जॉब चेंज क्वेस्ट की तरफ बढ़ता है और एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।